हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, कुछ आपने उससे सीखा होगा और कुछ प्रयास भी किया होगा प्रश्नों को हल करने का। और अब हम आपके लिए एक नया वीडियो मैं लेकर के आई हूँ जिसमें हम विराम चिन्हों के बारे में आपको बताऊँगी। विराम चिन्हों का बहुत महत्व है हमारी हिंदी भाषा में और हमारे जीवन में भी। जीवन में इसलिए क्योंकि जब हम चलते चलते थक जाते हैं तो हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, कहीं ना कहीं रुकते हैं। विराम का अर्थ भी होता है रुकना, और रुक करके फिर से एनर्जी को अपनी पुनः इकट्ठा करना और फिर से आगे बढ़ना। इसी तरह जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह हैं। हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं और हम उसे भूल जा रहे हैं। तो अगर आप एक छोटी सी तकनीक लगा लें तो आप उसे भूल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि विराम चिन्हों को पहले आप उन चिन्हों को पहचानना सीखें कि कौन सा चिन्ह किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रश्न हमेशा ऐसे ही बनते हैं कि ये चिन्ह इसका क्या नाम है और इसको पहचानिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चिन्हों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं एक पार्ट में तो हम बहुत आसानी से उसे याद कर सकते हैं। और उनके नामों को पहले नाम याद करिए, फिर उसके प्रयोग को जानिए। और हम जानते हैं कि हमारे पास हिंदी में, जैसा कि हम पढ़े हुए कि कामता प्रसाद जी के अनुसार हमारे पास 20 चिन्ह हैं। और उन्होंने जो है इन सारे चिन्हों को जो है सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी सारे चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है। लेकिन फिर भी हम इन सारे विराम चिन्हों का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में भी करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या हमारे पास पूरी है 20 यानी 20। यानी कभी ये प्रश्न आए कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है तो 20 है। और किसके अनुसार है? कामता प्रसाद जी के अनुसार है 20। ठीक है। और इन्होंने विराम चिन्हों को, पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना। ये भी प्रश्न अक्सर बन ही जाता है कि किस भाषा से लिया हुआ माना है इन चिन्हों को, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है। तो ये 3 प्रश्न आपके यहीं पे कवर हो जाते हैं। पहला हो गया कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी, 20 है, किसके अनुसार है, कामता प्रसाद जी के अनुसार, और इन्होंने किस भाषा से लिया हुआ माना है इसे, अंग्रेजी भाषा से। 3 प्रश्न आपके यहीं खत्म हो जाते हैं। अब ये प्रश्न जब भी आएंगे आप इन्हें आसानी से हल कर लेंगे। इसके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जैसा कि कहा कि विराम चिन्हों को हम कहते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अल्प विराम, अल्प विराम, फिर दूसरा है हमारे पास अर्ध विराम, और तीसरा हम लेते हैं पूर्ण विराम। बहुत ही आसान चिन्ह है, इनको हमेशा हम प्रयोग करते हैं और हमें पता भी है कि पूर्ण विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, अल्प विराम क्या है। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं अल्प विराम। फिर आता है हमारा अर्ध विराम, ये चिन्ह है, और उसके बाद आता है पूर्ण विराम। जब कभी अपने दैनिक दिनचर्या में कार्य करते करते थक जाते हैं तो हम भी विराम लेते हैं और हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे कितना विराम लेना है, कहाँ पे हमें अर्ध विराम लेना है, कहाँ में पूर्ण विराम लेना है और कहाँ में अल्प विराम लेना है। पूर्ण विराम की स्थिति जीवन में कभी ना आए, सभी यही चाहते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं और हम फिर चल पड़ते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि कौन सा कार्य हमारे लिए क्या जरूरी है, तो उसी हिसाब से हम विराम करते हैं। इसी तरह हमारी भाषा में भी है कि हमें कौन सा विराम कहाँ पे प्रयोग करना है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इन चिन्हों को पहचानना बता दूं। ये देखिए, ये हमारा अल्प विराम है। इस चिन्ह को बहुत अच्छे से हम पहचानते हैं। अल्प विराम से कम समय लगता है अर्ध विराम में। अर्ध विराम जो है, ये जितना हम अल्प विराम में रुकते हैं उससे कम समय हम अर्ध विराम में रुकते हैं। और पूर्ण विराम यानी इन अल्प विराम से ज़्यादा समय लगता है पूर्ण विराम में। ये 3 हमारे चिन्ह हैं, इनको आप पहचानते हैं और आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। अब इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्हें इस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है कि ये तीनों
लाइन से आए हैं, विराम 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 करके, इसलिए अब इन्हें अब नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 चिन्ह, एक चिन्ह और आता है जिसे हम खूब अच्छे से पहचानते हैं। हमारे जीवन में हमेशा ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्रश्न चिन्ह। हर जगह प्रश्नों की भरमार है, हर जगह आपको उत्तर ही देना है, इसलिए इस प्रश्न चिन्ह को तो हम कभी नहीं भूलते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये कहाँ लगता है। इसके बाद एक चिन्ह आता है हमारे पास विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह आप देख रहे हैं, इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, विस्मय का भाव प्रकट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस प्रकार हमने देखा कि हमने 5 चिन्हों को अच्छे से जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चिन्ह हमारे पास आता है ये, इसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं और इसे हम डैश भी कहते हैं इंग्लिश में। अब इसी तरह मैं सारे चिन्हों को यहाँ पर पहले लिख देती हूँ और फिर उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसीलिए कि इन चिन्हों को आप आराम से, मैंने कहा कि नहीं, पहले आप पहचान लीजिए, क्योंकि पहचानने का प्रश्न हमेशा हमारे सामने आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये चिन्ह आ रहा है, इसमें रेखा खींची गई है। एक ये चिन्ह आप यहाँ देख रहे हैं और एक यहाँ एक ये चिन्ह देख रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे तो ये रेखा लंबी आपको दिखाई देगी और ये छोटी, और मैंने इसे इसलिए कैटेगरी इस एक ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि ये सारे चिन्ह लगभग एक जैसे देखने में हैं। डॉट आ रहा है, रेखा आ रही है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं सिंपल 2 डॉट हैं और कहीं पर एक रेखा ऊपर 2 बिंदी और यहाँ भी एक रेखा और 2 बिंदी है। यही हमें कन्फ्यूज़न अक्सर क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लंबी रेखा है जिसे हम निर्देशक चिन्ह या डैश भी कहते हैं या संयोजक या योजक चिन्ह भी कहते हैं, और इसका प्रयोग हम हमेशा जब भी हम अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हैं तो हम एक डैश का चिन्ह लगाते हैं, यानी हम निर्देश करते हैं कि हम आगे कुछ लिख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम रेगुलर यूज़ करते हैं, प्रतिदिन अपनी कॉपी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने जैसा कि अभी पहले पढ़ा था, उपविराम भी एक है, जैसे हमने अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम पढ़ा, तो एक विराम चिन्ह हमारे पास और उपस्थित है, ये इसको कहते हैं उपविराम या इसे विसर्ग भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये उपविराम भी इसका एक नाम है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक डॉट 2 डॉट है, विसर्ग हम अच्छे से पहचानते हैं। और अगर इस तरह से कहीं प्रश्न आता है कि उपविराम का चिन्ह कौन सा है, तो आप तुरंत ये चिन्ह पर इस आंसर को बता सकते हैं। इसके बाद आता है पाद चिन्ह या रेखा। रेखा आप देख रहे हैं छोटी सी, किसी भी अंडरलाइन जिसको हम करते हैं, कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्द है, हम उसके नीचे एक रेखा खींच करके बताना, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसको महत्व को बताते हैं, ये है पाद चिन्ह। और मैं इन सभी चिन्हों के बारे में आपको विस्तार से आगे बताऊंगी। इसके बाद आता है पाद बिंदु। इसमें बहुत ही सिंपल सा भाग का निशान आप जानते हैं कैसे लगता है, डिवाइड हम करते हैं ऐसे, तो यही समझ लीजिए कि 2 बिंदुओं के माध्यम से एक रेखा को डिवाइड कर दिया गया है और यह हमारी पाद बिंदु रेखा, पाद बिंदु कहलाता है। अगर ये प्रश्न आता है तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए, बस ये समझ लीजिए कि डिवाइड का जो निशान है वही पाद बिंदु है, यानी एक रेखा को 2 भागों में विभाजित किया गया 2 बिंदुओं के माध्यम से। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह। बहुत जाना पहचाना चिन्ह है, हम प्रतिदिन इसका भी प्रयोग करते हैं। कुछ भी हम लिखते हैं उसका विवरण व्याख्या जब भी हम करते हैं तो हम ये बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है एक उद्धरण चिन्ह। यहाँ मैंने इसलिए इसको लिख दिया है, उद्धरण सुनने में थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है। एक चीज़ जान लीजिए, हम जब भी गद्य पढ़ते हैं, उद्धरण उसमें तरह तरह के आते हैं, और जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों, वैसा का जैसा उसने अपने मुंह से बोला वैसा का वैसा रख दिया जाता है किसी गद्यांश में या पद्यांश में, तो हम वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये चिन्ह एक बार हम ये वाला कॉमा लगाते हैं और एक बार हम ये कॉमा लगाते हैं, यही हमारा उद्धरण चिन्ह है। और ये नीचे न लग करके ऊपर लगता है, कोई भी लाइन ये है तो ये लगता है, ये अच्छे से जान लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुनरुक्ति सूचक में कॉमा ही है, इसलिए कन्फ्यूज़न न क्रिएट हो, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ रखा है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह का कॉमा का प्रयोग हुआ है और उसमें किस तरह के कॉमा का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक कैटेगरी आती है कोष्ठक। कोष्ठक हम सभी पहचानते हैं, गणित हम सभी पढ़ रहे हैं, तो कोष्ठकों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है।
ये सारे कोष्टक हम पहचानते हैं। और कोष्टकों के अंदर हम कभी उन शब्दों को रखते हैं जिनको हम समझाना चाहते हैं कि इसका विशेष अर्थ क्या है, और हर कोष्टक का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। उसके बाद ये 3 चिन्ह देखिए, इन पे प्रश्न अक्सर बनते हैं, हमेशा बनते हैं, और हम जब उन्हें ठीक से नहीं हमने पढ़ा होता तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या आ गया, ये शून्य जैसा क्या लिखा है, इसे हम पहचानते हैं। ये एस जैसा क्या लिखा है, या ये उल्टा वी बना हुआ है, ये क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चिन्ह, इसे लाघव कहते हैं। ये दीर्घ उच्चारण के लिए हम प्रयोग करते हैं। आप स्वर और व्यंजन का वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ मैंने इसे प्रयोग किया है। किसी भी शब्द को हम बोलते हैं उसके दीर्घ उच्चारण को दीर्घ दिखाने के लिए, लिखने के लिए, जो हम इस शब्द इसका ये एस का प्रयोग करते हैं या इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हंस पद, इसे त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। यानी अगर हम कुछ चीज़, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं और हम कोई शब्द भूल जाते हैं तो हम रेगुलर हम ऐसा करते हैं। मान लीजिए हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और कोई शब्द हम भूल गए तो हम ऐसे करके उस शब्द को यहाँ लिख देते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि हमने एक त्रुटि करी थी और इसको हमने हंस पद चिन्ह लगा करके यहाँ पे शो कर दिया है कि ये शब्द यहाँ पर हमें लिखना है, और ये त्रुटि हमारी सुधर जाती है। इसी को कहते हैं त्रुटि विराम चिन्ह। इसके बाद आता है हमारे पास लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मैंने यहाँ लिख दिया है कि पूर्व की बात को दोबारा कहने के लिए, यानी कोई वाक्य, किसी गद्यांश में कोई शब्द, बातें कही जा चुकी हैं, उनको अगर दोबारा कहा जाता है तो 2-4 शब्द लिख करके उसके बाद लोप चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, जिससे ये होता है कि सारी वही बातें यहाँ पर दोबारा दोहराई गई हैं। ये होता है लोप चिन्ह। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आसान सा चिन्ह, बराबर का चिन्ह। ये रेगुलर प्रतिदिन हम यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बराबर का चिन्ह, बराबर का अर्थ होता है तुल्यता सूचक होता है, यानी तुल्यता दिखाना। जैसे कि अगर हम एक शब्द ले लें, यहाँ हम पर्यायवाची ही ले लें, 2 शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक समान है। जैसे मान लीजिए निशा है, यहाँ मैं लिखती हूँ, आपको साफ दिखेगा, निशा है, और निशा का पर्यायवाची होता है रात्रि। और अगर हम बीच में ये तुल्यता सूचक शब्द लगाते हैं, इसका अर्थ हो जाता है कि निशा और रात्रि समतुल्य हैं, एक ही हैं, बराबर हैं। ठीक है, यह है तुल्यता सूचक चिन्ह। इसके बाद हमारे पास टीका सूचक चिन्ह आते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टार बना है, 2 बार धन का निशान और 1 बार 2 का। उसके बाद सबसे नीचे आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। किसी भी उद्धरण की समाप्ति पर कहीं भी आप देखेंगे, आप पढ़ते हैं, कोई भी रामायण पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो हम अक्सर देखते हैं नीचे इस तरह के चिन्ह होते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ समाप्त हो गई है, इसकी इतिश्री हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह के चिन्ह, यानी ये चिन्ह प्रयोग होता है, 1 बार डैश, 1 बार शून्य, फिर डैश। ये एक समाप्ति सूचक चिन्ह है, और दूसरा है डैश 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 डैश। ठीक, तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। आप इन्हें एक बार इस वीडियो को देखिएगा, इन चिन्हों को सिर्फ पहले पहचान लीजिए कि ये चिन्ह कैसे हैं और किस तरह से लगते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से हल हो जाएंगे। सिर्फ इन चिन्हों को पहचानने से ही आप बहुत सारे प्रश्न आपने टेट में, सुपर टेट में आप देखेंगे इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उन्हें आप आसानी से हल कर सकेंगे। और फिर मैं आगे आपको इन चिन्हों के बारे में इसकी डिटेल दूंगी। और चलने से पहले एक बार आपको ये ज़रूर बता दूं कि सबसे अधिक जिन चिन्हों का प्रयोग हम, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अल्प विराम, यानी कॉमा। हर जगह हम उसे प्रयोग करते हैं। एक बार आप खुद से भी प्रयास करिएगा उस कॉमा के बारे में, उस अल्प विराम के बारे में पढ़ने का, और मैं आपको बताऊंगी भी।